थे, एक तो वेट वाला लिखाया था, मेरे दिखाना एक सेकंड, एक तो मास वाला लिखाया था, एक वेट वाला लिखाया था ना, होमवर्क दिया था। चलिए एक बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से दोबारा स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये पहला टॉपिक है जो प्योर ग्रेविटेशन का है, तो फॉर्मूला याद होने चाहिए। स्मॉल जी कहां होता है? सरफेस पर। फॉर्मूला gm/r²। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी 4/3 पाई जी रो इंटू आर। अगर आपसे कहा जाए कि ग्रेविटी का रेडियस के साथ में क्या रिलेशन है, तो डायरेक्टली नहीं बता सकता मैं, आपको साथ में दूसरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर मास सेम रखे, मास कांस्टेंट रखे, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और अगर डेंसिटी सेम रखे तो, है ना, इसको मैं यहां लिख भी देता हूं साथ साथ, ठीक है। मास अगर, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई आर। और अगर हम डेंसिटी को कांस्टेंट रखें, तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा r बाई आर। परसेंटेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 100। क्वेश्चन सुनना, अगर हम किसी प्लेनेट का मास कांस्टेंट रखें और इंक्रीज करें, रेडियस बढ़ा रहे 2%, तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 4% है ना, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम डेंसिटी कांस्टेंट रखते हुए 2% रेडियस इंक्रीज करें, तो ग्रेविटी 2% इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एआर में आया था। एआर में इस टाइप से आया था कि इफ रेडियस ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेस देन ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट डिक्रीजेस। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? अगर रेडियस ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेस देन ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट डिक्रीजेस, ये फॉल्स है। ऑलवेज ट्रू जो नहीं है बोलते हैं क्या? अगर मान लो डेंसिटी कांस्टेंट होती तो ये ट्रू होता क्या? नहीं होता। तो अगर आपको कभी भी रेडियस के साथ में ग्रेविटी का रिलेशन बताना है, तो आपको दूसरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम कोई आंसर नहीं दे सकते। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद में मैंने आपको ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के दो क्वेश्चन है, एक प्लेनेट ही चेंज करते हैं, तो प्लेनेट चेंज करें ग्रेविटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। वो मास पे और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। क्लियर? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सुनना, अगर हम प्लेनेट से हाइट पे जाए, डेप्थ पे जाए, रोटेट कराए, शेप चेंज करे, तब ग्रेविटी चेंज होगी कि नहीं होगी? इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में हम प्लेनेट चेंज करके सरफेस की ग्रेविटी चेंज कर रहे हैं, और दूसरे वाले क्वेश्चन में एक ही प्लेनेट के लिए अलग अलग जगह जाकर ग्रेविटी को चेंज करें। क्लियर है? तो 4 टाइप्स हमने पढ़ा था वेरिएशन। पहला हाइट के हिसाब से, हाइट के फॉर्मूले बताओ। जी हाइट इज इक्वल टू g/1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हाइट कम हो, जैसे h इज लेस देन इक्वल टू 320 किलोमीटर, g1 - 2h से जो कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला वो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाले के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपसे परसेंटेज चेंज पूछ लिया जाए कि बताओ जी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो इनिशियल ग्रेविटी कहां लेंगे? सरफेस पे। हमेशा याद रखना, इनिशियल ग्रेविटी हमेशा कहां होगी? क्योंकि हम सरफेस पे रहते हैं, तो सरफेस से ही हाइट पे जाते हैं और सरफेस से ही डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, फर्स्ट मेथड। ठीक है, अगर मान लो हाइट लेस देन 320 किलोमीटर है, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखा है ना, परसेंटेज डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, माइनस करेंगे परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? जी डेप्थ इज इक्वल टू g1 - d बाई, इसकी कोई कंडीशन नहीं, किसी भी डेप्थ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू -d/r है। अगर अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के रोटेशन को कंसीडर किया जाए, तो किस पॉइंट पर ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता?
सडनली रोटेट करना बंद कर दे तो इक्वेटर पर ग्रेविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? शेप के अकॉर्डिंग कहां पर ज्यादा मिलेगा? कहां पर ज्यादा मिलेगा जी? पोल पे। किसी भी केस में देख लो पोल पे ज्यादा ही मिलता है। क्लियर है? अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाए तो ग्रेविटी एंड आउट। क्वेश्चन मैंने कराया था इस पर, है ना? 1 kg वेट दोनों सेम है क्या? 1 kg मतलब मास, 1 kg वेट मतलब वेट आ जाएगा। अगर हम 1 kg शुगर का वेट मेजर करें तो कहां ज्यादा? रीजन ग्रेविटी ज्यादा है। ठीक है, 1 kg वेट शुगर की क्वांटिटी कहां ज्यादा? क्योंकि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए इसमें, एक तो ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट है सबको। थर्ड पॉइंट, अगर ग्रेविटी, कौन सा बेटा? वो स्फेरिकल वाला कर लिया, अभी डिस्कस कर लेंगे। जी और आर में ग्राफ बनाते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना। जी और आर में ग्राफ बनाना है। जी मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, जी तो क्या होता है? कांस्टेंट। कितना होता है? 9.8। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका ग्राफ बिल्कुल किसके जैसा आएगा? इंटेंसिटी। और वो भी किसके लिए? सॉलिड के लिए, हॉलो के लिए? सॉलिड। इंटेंसिटी 0 तो ग्रेविटी 0। ये सेंटर पे ग्रेविटी 0। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है? जी। और इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। व्हाट इज स्मॉल आर? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये तो हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड। तो बताओ सेंटर से हमें अगर सरफेस की तरफ जाए तो इंटेंसिटी जो ग्रेविटी बड़ी कैसा बढ़ेगी? लीनियरली बढ़ेगी। सरफेस पर क्या होती है? मैक्सिमम कितनी? 9.8। उसके बाद ग्रेविटी डिक्रीज होती इस टाइप से। जो इंटेंसिटी का ग्राफ हमने सॉलिड स्फीयर के लिए नीचे बनाया था, वो ग्रेविटी का ग्राफ कहां बनेगा? ऊपर। ऊपर क्यों? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, ओमेगा वाला पता था क्या? वेटलेसनेस लिखा है नहीं था ना? इफ देयर विल बी condition at equator, then angular velocity of earth about own axis becomes 17 times of present value। ये याद रखो तो बढ़िया है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या मतलब है इसका? मान लो ये अर्थ, ठीक है अजय, ये अर्थ का इक्वेटर, और यहां पर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं अर्थ का रोटेशन कंसीडर नहीं करूं तो इक्वेटर पर कितना ग्रेविटी होगी इसकी? जी 9.8 के बराबर है। ठीक है, और जब हम रोटेशन को कंसीडर करें ओमेगा अर्थ, हाँ, तो बताओ कितना आता है? जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ए। ठीक है, अब बताना मुझे, अर्थ अपने एक्सिस पर जब रोटेट करती है तो मुझे उसका ओमेगा याद नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड पता है। टाइम पीरियड कितना था? 24 आवर्स। तो ओमेगा निकाल सकता हूं 2π/t से। ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम क्या चाहते हैं कि इसको हम इतना तेजी से घुमाएं कि यहां पर इसको वेटलेस फील हो, मतलब इसको अपनी ग्रेविटी फील नहीं हो, मतलब यहां पर कोई भी पर्सन हो उसको अपना वेट फील नहीं होना चाहिए। वेट फील नहीं होने का मतलब क्या होता है? हाँ, वेट जब हम अगर हम अपना वेट मेजर करते हैं तो वेट फील नहीं हो, इसके हमारे कोर्स में 3 कंडीशन है या 3 केसेस है। फर्स्ट केस फ्री फॉल। वेटलेसनेस कंडीशन का मतलब है हमें अपना वेट फील,
तो उसके लिए 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट, फ्री फॉल में हमें अपना वेट फील नहीं होता, जी इफेक्टिव कितना आता है 0। सेकंड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, है ना, मून पे नहीं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमें अपना वेट फील नहीं होता, अगेन सेम आंसर, जी इफेक्टिव 0। और अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे भी हमें अपना वेट फील नहीं होगा, क्यों? हाँ, क्योंकि आर 0 हो जाएगा तो जी भी कितना हो जाएगा है, तो हमें अपना वेट फील हो गया, क्योंकि वेट भी नहीं होगा। वेट, अच्छा क्वेश्चन सुनना, वेट कौन सी फिजिकल, weight is represented by a physical quantity as, first option gravitational force, second option gravitational field intensity, third option gravitational potential, और fourth option gravitational potential energy। एक बार फिर से बोले, हाँ आराम से सोच के बताना। weight is represented by a physical quantity as, first option gravitational force, second option gravitational field intensity, third option gravitation potential, और fourth option gravitational potential energy। अच्छा बताओ, वेट का फॉर्मूला क्या होता है और यूनिट? तो इन चारों में से कौन सा हुआ? तो वेट और कुछ नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स ही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर पे कितना लगेगा अर्थ के? 0। क्यों 0? क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, तो फोर्स भी कितना आएगा? 0। अच्छा, फोर्स ही 0 है तो वहां वेट भी कितना आएगा? तो वहां पे हमें अपना वेट फील नहीं होगा। क्लियर है? अब ये कहना चाह रहा है कि सर इक्वेटर पे इसको अपना वेट फील नहीं हो, यहां पर भी इसको अपना वेट फील नहीं हो, तो जी इक्वेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। फॉर weightlessness at equator, g equator should be 0, so g minus omega square ra should be 0, so omega is equal to under root g upon ra, ये आता है 1/800 रेडियन पर सेकेंड। और आर को क्या लिखेंगे? 6400 किलोमीटर है, इंटू 10⁻3। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, ये आगे आएगा 1.25 इंटू 10⁻3। सॉल्व कर लेना इसको। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कब है? जब इक्वेटर पर वेटलेसनेस फील कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि 2π/24 आवर्स के कंपैरिजन में कितने टाइम्स होगा? 17 टाइम। अब बताओ, अगर मुझे ये 17 टाइम्स याद नहीं हो तो मैं डिवाइड करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं ये स्टेटमेंट याद रखना, ये याद रख लेना, और इसको रटने की जरूरत नहीं, ये सॉल्व किया जा सकता है। यहां तक क्लियर? मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन भी होगा, ये मिल जाएगा, नहीं तो आगे बढ़े। एक लास्ट पॉइंट, और इस लास्ट पॉइंट को पहले सुनना, समझना, याद करना, फिर लिखना, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। आपको बिगिनर बॉक्स 2 में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहाँ पे, फॉर स्मॉल हाइट, स्मॉल हाइट का मतलब हमारे लिए हो गया लेस देन इक्वल टू 320 किलोमीटर, उसके लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस, इफ परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h is equal to percentage change in g depth d। उसने कहा कि परसेंटेज चेंज दोनों तरफ सेम लेके चल रहा हूं, मतलब अगर हाइट पे जा रहा हूं और डेप्थ में जा रहा हूं, h हाइट पे गया और d डेप्थ में गया, तो मुझे ग्रेविटी में परसेंटेज चेंज सेम मिले। अभी परसेंटेज चेंज को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। जैसे ये लैंग्वेज जो है, जरूरी है भाई यही लैंग्वेज है, मैं दूसरी लैंग्वेज भी बताता हूं क्या लैंग्वेज आ सकती है। जैसे मैं सरफेस से ऊपर जा रहा हूं और सरफेस से ही नीचे जा रहा हूं, दो केस हो गए, हाइट पे और डेप्थ पे। इनिशियल जो वैल्यू होगी ग्रेविटी, वो दोनों केस में क्या होगी? सेम रहेगी। कितनी होगी? जी, मतलब इनिशियल वैल्यू सेम है। और अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, अगर मैं नीचे जा रहा हूं, परसेंटेज चेंज सेम रख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अगर हम ऊपर जाते हैं, है ना, ऊपर जा रहे हैं और 5% डिक्रीज करता हूं, ऊपर जाऊं कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा हूं, तो अब कितना रिमेनिंग होगा?
अगर 5% डिक्रीज कर रहा हूं तो अब कितना रिमेनिंग होगा? 95% रिमेनिंग होगा। ठीक है, और अगर नीचे भी जा रहा हूं 5% डिक्रीज कर रहा हूं 95% रिमेनिंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एच हाइट पे जाए, डी डेप्थ में जाए और परसेंटेज चेंज सेम है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि उस हाइट पर और उस डेप्थ पर जो ग्रेविटी होगी वो भी सेम होगी। तो यहां और क्या लिखा जा सकता है? और g एट हाइट इज इक्वल टू g एट डेप्थ। क्लियर है? सबको समझ आ चुका है? जब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे परसेंटेज चेंज याद है आपको? परसेंटेज क्या आता है? -2h/re इंटू 100 इज इक्वल टू -d/re इंटू 100। ये माइनस से माइनस 2h इज इक्वल टू d, सो h इज इक्वल टू d/2। ये रिजल्ट है, याद रखो तो बढ़िया है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी पूछ लूंगा इस पर तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड देखो, इसमें सेकंड क्या कह रहा है? इफ हाइट इज इक्वल टू डेप्थ इज इक्वल टू x। क्या मीनिंग इसका? कि हम सेम हाइट पे जाएं और सेम डेप्थ में जाएं, है ना? हाइट और डेप्थ सेम रख रहे हैं, तो हाइट और डेप्थ सेम रखे हैं तो परसेंटेज चेंज हाइट में और परसेंटेज इन डेप्थ में क्या आएगा? सेम नहीं आएगा। परसेंटेज चेंज एट हाइट x is equal to 2 times of percent in g at depth of x। ये ऐसा क्यों आया है उसका रीजन भी देख लो। परसेंटेज चेंज इन जी एट हाइट क्या होता फॉर्मूला? -2 इंटू एच अपॉन आर ई। एच कितना लिया मैंने? एच अपॉन आर ई इंटू परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब उसकी बात करते हैं परसेंटेज इन जी एट डेप्थ की बात करते क्या था? -x अपॉन आर ई इंटू 100। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स लिखा। क्लियर? अब 2 ही क्वेश्चन पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना आराम से। ठीक है, और इन बातों को अगर याद रखोगे तो वेल एंड गुड। बिगिनर बॉक्स 2 के कई क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। अगर हम 5 किलोमीटर हाइट पे जाते हैं, 5 किलोमीटर हाइट पे जाते हैं तो जितना परसेंटेज चेंज जी में हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज किस डेप्थ में होगा? अगर हम 5 किलोमीटर हाइट पे जाते हैं तो कितनी डेप्थ पे जाए तो परसेंटेज सेम रहे? हाँ, ये जल्दबाजी में 2.5 गलत आंसर है। हाँ, आप हमेशा ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप 5/2 करके 2.5 आंसर दे दो। ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है वो, है ना? हाइट देकर डेप्थ पूछ लेगा। क्लियर है? कितनी हाइट पे गए हम? 5 किलोमीटर। कितना डेप्थ में जाना पड़ेगा? रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आपसे पूछा गया अगर हम 10 किलोमीटर डेप्थ में जाएं, 10 किलोमीटर डेप्थ में जाए तो जितना परसेंटेज चेंज होगा उतना कितनी हाइट पे होगा? एनी डाउट? ये फर्स्ट पैटर्न क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसको याद रखना, और कैसे याद रखना वो डेरिवेशन भी याद रखना ताकि इसको रटना नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, जितनी हाइट पे हम जा रहे हैं, जितनी हाइट पे जा रहे हैं उसमें जी में परसेंटेज चेंज 1% हो रहा है ना? अगर हम बात करें एक्स हाइट में परसेंटेज चेंज जी में कितना हो रहा है? 1%। तो उसी डेप्थ में, एक्स डेप्थ में ही कितना परसेंटेज चेंज होगा? 2 नहीं आएगा, 0.5 आएगा। ऐसा मत याद रखना 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड, याद रखना किसको मल्टीप्लाई करना और क्या मिलेगा, किसको डिवाइड करना तो क्या मिलेगा। हमने कहा कि हाइट पे अगर जा रहे हैं तो 1% में, तो उसी डेप्थ में अगर जाएंगे नीचे तो कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा? 0.5%, क्योंकि ये 1 दे रखा है और ये पूछा है। ठीक है, अच्छा हाइट पे जाओ चाहे डेप्थ में जाओ, जी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज भी हो सकता है? ऑलवेज डिक्रीज। हाइट पे जाओगे तब भी डिक्रीज है, डेप्थ में जाओगे तब भी डिक्रीज है, क्योंकि मैक्सिमम कहां होता है? सरफेस पे। यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद आप खुद सॉल्व करना। फाइंड हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस
where gravity becomes 1/4 of its value on surface of earth। अच्छा, आपसे पूछा हाइट बतानी है जहां पर ग्रेविटी जो है 1/4 होगी सरफेस के। अच्छा, हाइट के कितने फॉर्मूले? 2। अब मैं आपको फिर से बोलूंगा, हमें हाइट के जो 2 फॉर्मूले हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला खतरनाक? एक ही है, G1-2h/re, क्योंकि कंडीशन वाला वही फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला किस हाइट पे लगता है? लेस देन इक्वल टू 320 किलोमीटर। या तो हाइट पूछ ली, हाँ, यहां पर हाइट तो पूछ ली है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा फर्स्ट है कि सेकंड फॉर्मूला है? हाँ, मैं मेथड बता देता हूं। एक तो ऑप्शन, पर मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, तो आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी तो ऑप्शन देख लेना। अब देखो यहाँ पर 1/4 हो गया। 1/4 होने का मतलब कितना परसेंटेज डिक्रीज हो गया है? तेरे की कितना डिक्रीज हुआ है? ओहो बेटा, फिर तो ये भी बताना पड़ेगा मुझे। रुको है, ये गड़बड़ काम है। मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रांग रखो, और स्ट्रांग आपकी है। हाँ बेटा, आपको अगर इतना पता है 1/4 क्या होता है, 3/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, तो आपकी स्ट्रांग है, तो इतनी तो आती है। पर क्या आप जल्दबाजी में ना, जो आपकी हैबिट है, स्पीड, एक्यूरेसी भाड़ में जाए। स्पीड क्यों? अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे में खत्म करके बैठ जाना है, पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आधा घंटा पहले पेपर करने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आते हैं नेगेटिव मार्किंग में 30-40 नेगेटिव मार्किंग। तो एक्यूरेसी पे पहले ध्यान दो, स्पीड अपना बन जाती है। तो आंसर तुरंत जल्दी मत दिया करो क्लास में। मैं घुमा के पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, सीधे कभी पूछूंगा भी नहीं। क्लास में जो क्वेश्चन पूछूंगा उसको तुरंत आंसर मत दो, 1 मिनट तो लो बेटा। एग्जाम में दे लेता हूँ ना 1 मिनट, तो यहाँ पर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ध्यान से सुनना, इसके 3 लैंग्वेज बनेंगे। ये तो ये रहा। अगला क्वेश्चन आएगा कि ग्रेविटी 25% रिमेनिंग है। 25% रिमेनिंग होने का मतलब क्या है? 75%। ये तीनों लैंग्वेज सेम है, क्लियर है? अच्छा, अब अगर 25% रिमेनिंग है, 75 हो चुकी है, तो वो स्मॉल हाइट पे नहीं होगा, वो ज्यादा हाइट पे होगा। और बहुत ज्यादा हाइट पे होगा तो कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जी हाइट इज इक्वल टू जी 1+h/re का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, जी एट हाइट ये कितना है? G/4 इज इक्वल टू जी 1+h/re का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल। हाँ, अगला स्टेप फिक्स है, चेंज नहीं करना। हाँ, दोनों तरफ क्या करते हैं? रूट ले रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, हमें ये तो दिखाई दे रहा है रूट क्यों लेना है ना? क्यों? 4 है, अगर 4 नहीं भी होता ना तो भी रूट लेते, स्क्वायर करके ओपन करके नहीं सॉल्व करते, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए आपको रूट ही लेना है। 1+h/re का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो 1+h/re इज इक्वल टू 2, h/re इज इक्वल टू 1, सो h इज इक्वल टू re। ये स्टेप फिक्स है, चेंज नहीं होंगे चाहे 4। क्लियर है? अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे देता हूं जिसको आपको सॉल्व करना है, शुरू हो जाओ। हाँ, लिख लो लिख लो। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, तो स्मॉल वाला ये सारे कंसेप्ट किसके लिए? ये दोनों। अच्छा, ये बात बताओ बेटा, ये जब हमने लिखा था 2 टाइम्स, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लिखा था? 2h/re। वो किसके लिए? ये दोनों स्मॉल हाइट के लिए ही है। 5th पॉइंट स्मॉल हाइट के लिए। हाँ जी बेटा।
हाँ, अच्छा एक दो चीज जनरल नॉलेज की पूछ रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोला जाए तो हम जनरली इनिशियली कहाँ पर रहकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? अच्छा, हाइट हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? आर हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? करें डिस्कस क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, वेट, ऐसा वेट वाला क्वेश्चन मैं पहले भी किया था, 400 न्यूटन वाला क्वेश्चन किया था हमने, याद है कुछ? दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही नजर आते हैं पर दोनों में फर्क है। वहां हम क्या चीज अच्छा, वहां कहां पर हम वेट चेक कर रहे थे? पहले भी सरफेस पे था, बाद में भी सरफेस पे था, लेकिन चेंज क्या किया था? प्लेनेट। तो प्लेनेट चेंज करने पर वेट चेंज हो सकता है, ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। यहाँ प्लेनेट कितने हैं? एक ही प्लेनेट है, तो एक ही प्लेनेट के लिए ग्रेविटी चेंज हो सकती है क्या?
क्या एक ही प्लैनेट के लिए ग्रेविटी चेंज हो सकती है क्या? कब पे? हाइट पे भी हो सकती है, डेप्थ में भी हो सकती है। तो हाइट और डेप्थ में यहां कहां जा रहे अपन? हाइट पे। तो ग्रेविटी चेंज जाएगी, तो वेट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जाएगा? ग्रेविटी। मास सेम है क्या? मास सेम रहेगा क्या? मास सेम क्या? पर्सन सेम है। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। वेट एट सरफेस अपॉन वेट G एट सरफेस अपॉन G एट हाइट। अब सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, इन चारों में से सिर्फ यही सब हमें मालूम रहता है। वेट एट सरफेस कितना है? 72। वेट एट हाइट पूछा है। जी एट सरफेस कितना होता है? जी, हाँ जी लिखें इसको। और जी एट हाइट कौन सा फॉर्मूला? 1-2h/r वाला, या फिर जी अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर? 2r हाइट है। जी अपॉन 1+2re अपॉन re का होल स्क्वायर। देखो यहां से ये जी से जी कैंसिल, ये आर ई से आर ई कैंसिल, यहां क्या बचा? 1+2 का होल स्क्वायर 9। ये कहां चला जाएगा? ऊपर। 72 अपॉन वेट एट हाइट इज इक्वल टू 9। सॉल्व करोगे तो वेट कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन हाइट पर। क्वेश्चन सुनना और आंसर देना। ये कौन सा वेट है? एक्चुअल वेट है कि अपेरेंट वेट है? नहीं बेटा, एक्चुअल वेट है। ये एक्चुअल वेट है, अपेरेंट वेट नहीं है। जो इसका एक्चुअल वेट होगा वही है। एक्चुअल वेट का फॉर्मूला बताओ। mg। तो क्या हमने 2r हेड पे जी ही निकाला है, जी इफेक्टिव निकाला है? जी निकाला है, तो एक्चुअल वेट है ना। अगली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, लास्ट जो क्लास होगी उसमें मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछूंगा सैटेलाइट के लिए। सेम क्वेश्चन वहां दोनों आएंगे, एक्चुअल वेट भी आएगा और अपेरेंट वेट भी आएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए किसी भी हाइट पर अगर और वहां से वेट निकालता हूं तो वो कौन सा वेट है? एक्चुअल वेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला। फाइंड ग्रेविटी एट डेप्थ ऑफ re/2। ये डेप्थ के लिए कितने फॉर्मूले? एक की दो? एक ही फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा दे। जी डेफ इज इक्वल टू जी 1 - डी कितना है? re/2 डिवाइड बाय, सॉल्व करोगे g/2। ये आ गया आंसर। अच्छा, कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ? 50%। कम डिक्रीज हुआ है क्या? अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है। हाँ जी। ऑल्सो gravity is equal to gravity at depth of re/2। re/2 डेप्थ पे कितनी ग्रेविटी हो जाती है? इसका मतलब अब हाइट निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला? तो क्या ऐसे कह रहे हैं कि जी एच इज इक्वल टू जी डेप्थ, यही कह रहा है क्या? ये तो हमें मालूम है कितना है, g/2। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? जी अपॉन 1+ का होल स्क्वायर। ये जी से जी कैंसिल। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करूंगा। याद है ना, रूट ही लेना है, चाहे 2 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, कुछ भी हो, रूट ही लेना है। तो जब रूट लेंगे क्या आएगा? 1+h/re इज इक्वल टू √2। सो h इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू re। ये आंसर क्लियर है? आगे बढ़े। अब मैं जो समझाऊंगा ना वो एक साथ समझाऊंगा, लिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। तो आपका ध्यान पूरा बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, जो भी लिखना है वहां तक 8 न्यूटन तक सभी लिख लेना, है ना। 8 न्यूटन तक वहां सभी लिख लेना। वहां लिख गया, वहां तक फटाफट लिखो।
अब कर दे ये वाला। सबसे छोटा टॉपिक और सबसे खतरनाक टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छी तरह सुनना समझना। छोटा टॉपिक है यहीं तक, ये खत्म टॉपिक। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिखा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पेन को रेस्ट पे कर देना, बोर्ड पर ध्यान देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ चुके ऑलरेडी है ना वर्क पावर एनर्जी के अंदर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली है जो हम फील्ड पढ़ रहे हैं। ये कौन सा फील्ड पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन फील्ड। कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर दो तीन चीजें और भी आएंगी जो वर्क पावर एनर्जी को रेट करेगी। तो अगर याद है अच्छी बात है, बोल देना, नहीं याद है तो सुन के याद कर लेना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की जाती है ये समझाते हैं। पहले तो याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट, पोजीशन मतलब, हाँ ऐसा कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी बनती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से काइनेटिक, और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। इसको याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तब समझ में आएगा। ये एक एम मास ये रखा हमने, सिर्फ एक ही मास रखा, M2 भी नहीं है, M1 मास ये रख रखा है। इस M1 मास का ग्रेविटेशन फील्ड कहां तक फैला हुआ होगा? तो मैं इस M1 मास का जो फील्ड है वो मान लेता हूं कि ये जो बोर्ड का एंड है ये इनफाइनाइट है, ठीक है, और M2 मास को के बाहर। अच्छा बताओ, यहां पर उस M1 मास का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा? 0। उसकी फील्ड इंटेंसिटी 0। याद रखना ये दोनों चीज क्या है? 0 है। अब अगर इसको मैं कहीं लेके जाऊं, या पास में लेके जाऊं या दूर लेके जाऊं, तो क्या मुझे किसी के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा? किसके अगेंस्ट? किसी के अगेंस्ट लगाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स है ही नहीं। अगर मैं यहां छोड़ भी दूं ना इसको तो एज इट इज रहेगा। फिर मैंने इस मास को पकड़ा और इसके फील्ड में लाके यहां रेस्ट पर छोड़ दिया। जैसे ही रेस्ट पे छोड़ा वो एम, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरिएबल की कांस्टेंट वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? डिस्टेंस वेरी करेगी तो फोर्स भी वेरी करेगा। तो जैसे ही फोर्स लगाया तो ये दूर जाने लगेगा, पास आने लगेगा। जैसे जैसे पास आएगा इसकी स्पीड, और जैसे जैसे पास आएगा इसका फोर्स बढ़ेगा, इसकी स्पीड भी क्या हो रही है। और जब ये पास में आ रहा होगा तो उसको दो टाइप की एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी और पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रीजन, क्योंकि यहां पर दोनों एनर्जी है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को नहीं लेके आना है, हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए। तो अब इसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करते हैं। कैसे? मैं इधर ही समझा देता हूं ना। जैसे मान लो ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये मास है M2 मास, इसको यहां कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये स्पीडली नहीं चले तो हमें फोर्स कहां लगाना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि स्पीड में नहीं जाए। तो हम फोर्स कहां लगाएंगे? आउटसाइड। ये कौन सा फोर्स होगा? एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या काम कर रहा है कि इसको धीरे धीरे लेके आ रहा है। डेफिनेशन अब सुनना पूरी। M1 मास के फील्ड में अगर मैं किसी अननोन M2 मास को स्लोली लेके आए ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, और इसको R डिस्टेंस पे लाके रख दें, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स किसी के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा? किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो क्या एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा? और वो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा? दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन और बनते हैं, वो पूछ रहा हूं, आराम से सोच के जवाब देना। इस कॉन्फ़िगरेशन की जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम।
ठीक, वो ये फॉर्मूला है, कैसे आया अभी समझाएंगे। अच्छा पहले ये बताइए, जब मैं फोर्स लगाऊंगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस हमने बचपन में देखा था। कैसे? अगर किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं, है ना, जो पेरेंट्स है जो साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो बैठेगा और कैरियर पकड़ के रखते हैं, ऐसे नहीं कि चला के दिखा, है ऐसे नहीं थे। कैरियर पकड़ के इसलिए लगता है कि ये अगर स्पीड गेन कर लेगा तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो हम कैरियर के थ्रू फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल, कि इसको जब इधर जाने दे रहे हैं, इधर क्यों जा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, तो हम क्या इधर से फोर्स लगा के रखते हैं कि तू जा भले उसके पास, लेकिन स्पीड नहीं पकड़नी है, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, तो इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, और किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करेंगे। अब एक्सटर्नल फोर्स जब भी वर्क डन करता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हमेशा किस में स्टोर होता है, नहीं, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। सिर्फ पोटेंशियल में स्टोर नहीं होता, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों में स्टोर होता है। ओके, क्या है, रेस्ट पे है। अच्छा मैं इसको लेके जाऊंगा इधर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रही ना। अच्छा मैं इसको फोर्स लगा के वेलोसिटी प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो मैं एक्सटर्नल फोर्स से कौन सी एनर्जी दे रहा हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करा सकता है। इस ब्लॉक को जमीन से उठाया और यहां रख दिया, अब यहां से उठा के वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी, दोनों पोटेंशियल और काइनेटिक। इसलिए कहा था एक्सटर्नल फोर्स हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, तो सारा का सारा वर्क डन कहां गया, क्लियर है। अच्छा तो हमने यहां लिखा है du, जो इसको पोटेंशियल एनर्जी मिली है वो किसके बराबर आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो स्टोर होगा। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मैं ये फाइंड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से, तो हमें तो इसकी वैल्यू भी नहीं मालूम कितनी वैल्यू है। हाँ हमें इस फोर्स का फॉर्मूला पता है, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला G m1m2 बाय r स्क्वायर, तो मैं इसका वर्क डन निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन के थ्रू, लेकिन मुझे ये फोर्स मालूम नहीं है, तो हम क्या काम करें, और जो इंटरनल फोर्स का वर्क डन है उनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, W टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये कितनी है, 0। W टोटल मतलब जितने भी फोर्स है उनका वर्क डन का सम, कितने फोर्स है, 2, इनके वर्क डन का सम, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल या ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, तो हमने लिख दिया W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस W इंटरनल, कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशन, कुछ भी बोल सकते हो। यहां तक क्लियर है। इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, फॉर्मूला तैयार, U सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस G m1m2 बाई r। याद रखना इसमें हमेशा कितने मास आएंगे, 2, तो इसलिए इसको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते समय हमने एक एजम्पशन लिया है, वो एजम्पशन क्या है, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, कितनी होगी, क्यों 0 वो बताता हूं। जैसे यहां हमने इसको इनफाइनाइट माना था, यहां पर बताइए यहां पर कितना फील्ड होगा, फोर्स होगा, तो अगर आप इसको लेके भी जाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो बताओ क्यों, कोई सिस्टम की यहाँ कोई सिस्टम बनेगा क्या, M1 M2 एक दूसरे को बांध कर बैठे हैं क्या, अगर यहाँ बांध के नहीं बैठे, कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, तो यहाँ कोई एनर्जी नहीं होगी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इंफिनिटी, क्लियर। और बाकी सभी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव यहां साइन क्या शो कर रहा है कि ये जिस फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी है वो फील्ड किस नेचर का है, अट्रैक्टिव। और अगर यहां पॉजिटिव आता तो क्या कहते कि जिस फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी है वो फील्ड कैसा है, रिपल्सिव। अपने पास दोनों एग्जांपल है, अगर दो चार्ज सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या शो करता, क्लियर है, सब कुछ में आ चुका। अब जैसे मैं समझा रहा हूं बेटा वैसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपने अगर अपना दिमाग लगाया तो आप सब जगह वो अपना दिमाग लगाओगे और वहां चलता नहीं है, ठीक है। सुनना, ये ब्लॉक को
अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस से दूर लेके जा रहा हूं। बताते चलना, जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो क्या मुझे किसी के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा? तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन किस में स्टोर हो रहा है? तो पोटेंशियल बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। मतलब अर्थ सरफेस से दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो मैक्सिमम कहां होगी? कितनी? सब कुछ में आ चुका है। ऐसे ही याद रखना, जो आप प्लस माइनस से बताते हो ना, वो कई जगह फेल हो जाता है। जैसे वर्क डन में फेल हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, जो मैंने कंसेप्ट बताया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है? इनफाइनाइट पर। वो किस रीजन से बताया? क्लियर है? ऐसे मत सोचना यहां तो नेगेटिव है, वहां जीरो है, तो जीरो बड़ा है नेगेटिव से, है ना? ऐसे नहीं समझाया मैंने। फिर ऐसे तो आप वर्क डन में भी लगा दोगे। -5 जूल वर्क डन बड़ा है या -10 जूल वर्क डन बड़ा है? -10 जूल। -5 जूल वर्क डन बड़ा नहीं होता, -10 जूल बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो माइनस का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। इसके लिए भले ही क्वांटिटी हो, लेकिन -5 -10 में से कौन बड़ा है? -10, क्योंकि वहां 10 जूल एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो वहां वर्क डन ज्यादा होगा। इसलिए कह रहा हूं, इस चीज को जैसे पता वैसे याद रखना। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमें पता है, mgh। तो अगर हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो मैक्सिमम कहां जा सकते हैं? इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी? 0। अब बात सबको समझ आ चुकी है? चलिए नेक्स्ट देखें। टॉपिक खत्म, क्वेश्चन चालू। अरे बेटा कुछ, अरे मैं पढ़ाऊंगा भी बेटा, इन क्वेश्चंस को लिखा रहा हूं ताकि क्या जब आप रिवाइज करो ना तो क्वेश्चन याद होने चाहिए, क्योंकि ये तो आएंगे एग्जाम में। ये तो ना आएगा, ये जो चीज मैंने बताई है ये तो ना आएगा, तो समझने के लिए था, ये आपको मालूम होने चाहिए। तो ये क्या है इसको समझा रहा हूं, आराम से सुनना समझना और फिर लिख लेना। आज इतना ही हो पाएगा, पोटेंशियल कंप्लीट हो जाए, ठीक है? इसके 6-7 क्वेश्चन है। आज तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं ना वो समझ लेना, आपके क्वेश्चन है जो मिलेंगे। ये कौन सा मास सिस्टम है? 2 मास सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन है? सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें हमेशा 2 मास आएंगे। अच्छा मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, ये जो -G m1m2, अब सुनना, इसमें 2 लाइन और आएगी। हम किसके फील्ड में किसको लेके आए थे? M1 के फील्ड में M2 को लेके आए थे। तो हमने जो फोर्स लगाया किस पे लगाया था? हमने किसको एनर्जी दी थी? M2 को। तो ये एनर्जी जो -G m1m2/r है, ये एनर्जी सिस्टम की भी है और किसकी है? M2 की भी है। क्लियर? अब मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन को एक नए तरीके से बना रहा हूं। किसके फील्ड में किसको लेके आया था? M1 के फील्ड में M2 को ले, M2 को तो मैंने यही रखा और M1 को इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं और इधर ही रखू, तो क्या फाइनल कॉन्फ़िगरेशन सेम बनेगी कि नहीं? सेम बनेगी। मतलब अगर मैं M1 को लेके आता हूं M2 के फील्ड में, तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी यही आएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के 3 क्वेश्चन हो गए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम -G m1m2/r, where r is distance between particles, है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M2, सेम आंसर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यार सब जगह नहीं लगाना है, ये 2 मास सिस्टम के लिए है ना? यहां लगा जाए, इसलिए इसको समझेंगे, ठीक है ना? मैंने M1 M2 क्यों बोला? क्लियर? क्योंकि फाइनल क्या कॉन्फ़िगरेशन सेम बन रही है। अच्छा भैया आ जाओ, यहां कितने मास है? 3 मास सिस्टम है। अच्छा 3 मास सिस्टम है तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पूछी जाती है, तो पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर 2-2 के ही बनेंगे, तो 2-2 के कितने पेयर बनेंगे? 3। उसके लिए मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, n(n-1/2). यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि जनरली यहाँ इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बाकी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आ जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ मास। वहां क्या आएगा? नंबर ऑफ चार्ज। अच्छा यहाँ कितने मास है? 3। 2 डिवाइड बाई 2, 6/2, 3 पेयर्स बनेंगे। और वैसे हम चेक कर सकते हैं M1 M2, M2 M3 और M3 M1, हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे। याद रखना, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है? चलो आओ चेक करें। सबसे पहले M1 M2 की पोटेंशियल एनर्जी बनाए, बोलो क्या आएगा? -G
m1 m2 अपॉन r प्लस माइनस m3 अपॉन r23 प्लस माइनस g m1 अपॉन r13। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? m1 m2 m3 की नहीं है, सिस्टम की। अब m1 की पूछ ले, अगर आपसे पूछ लिया फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1, मतलब किसको लेके आऊंगा? नहीं, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1 पूछ ले जाए मतलब इनफाइनाइट किसको लेके आना है? m1 को। तो ऑलरेडी यहां कौन बैठा हुआ होगा? ठीक है, तो m1 को जब मैं लेके आऊंगा तो m1 किस किस के फील्ड में आएगा? m2 के और m3 के। कितने पेयर बनेंगे? 2। कौन कौन से जिसमें m1 होगा? बोल के आएगा माइनस जी m1 m2 अपॉन r12 प्लस माइनस जी m1 m3 अपॉन r13। या कहा जाए जिस पेयर में m1 आएगा वो इसको लिख दो। क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े। अर्थ मास सिस्टम, अर्थ मास सिस्टम में कितने मासेस हुए? 2, एक अर्थ है और एक पॉइंट मास। ये वाला फॉर्मूला सिस्टम के लिए, लेकिन सिस्टम में कैसे मास होने चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन है। आज यहां आ जाए, यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ही है, ये तो अर्थ है, इसका तो शेप और साइज है, तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं क्या? कर सकते। मैंने 2 केस बताए थे इसके लिए। पहला कंडीशन क्या है? सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? जो दूसरा मास है वो आउटसाइड होना चाहिए, तब इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते। बेटा अब तो याद हो जाना चाहिए चीज, है ना? तो इसको मैं क्या मान लूं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम मास, या फिर यू आउटसाइड बोल दूं। अच्छा बता क्या की पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ले। क्या जगह फॉर्मूला बोलो? ये वाला फॉर्मूला, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। ये तो फॉर्मूला होगा। स्मॉल आर कहां से मेजर करते हैं? सेंटर से। बोलो क्या आ जाएगा? माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच। क्लियर है? देखो आगे के जो फॉर्मूले हैं, हो सकता है मॉड्यूल में मिले या किसी ने पढ़ भी रखे होंगे फॉर्मूले, है ना? वो इतने लेंथी फॉर्मूले हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने क्या? इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, हर क्वेश्चन के फॉर्मूले हैं। जैसे यहां से यहां भी फॉर्मूला बना सकता हूं, अगले पॉइंट पे फॉर्मूला बना सकता हूं। तो फॉर्मूले बनाए या फिर कंसेप्ट समझ लें। तो अगर आपने एक फॉर्मूला याद किया तो आपको बेटा उसका क्वेश्चन भी याद रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला किस क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन फॉर्मूला दोनों याद करने हैं। पसंद है क्या? ये याद है? मतलब मैं अगर एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, माइनस जी एम एम टू बाई आर, खत्म। बस यही याद रखो। बस ये याद रखना स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम सेंटर, बस इतना याद रख लेना। क्लियर? अच्छा बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी मैं ऑप्शन दे रहा हूं? ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ मास सिस्टम की है, सेकंड ऑप्शन। ये पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट मास की है, थर्ड ऑप्शन। ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की है, फोर्थ ऑप्शन नहीं दूंगा। हाँ जी, किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि टू मास सिस्टम में सिस्टम की और हर मास की पोटेंशियल एनर्जी सेम आती है। क्लियर है? ये तीनों के लिए डिफाइन है, चाहे आप अर्थ के लिए बोल दो, मास के लिए बोल दो, सिस्टम के लिए बोल दो, यही आंसर है। क्लियर? अच्छा अब ये आउटसाइड है, इस पॉइंट, तब भी मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू, बोलते चलना, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई इज इक्वल टू, हाँ ये कैपिटल जी जो है इसके फॉर्म में अगर मिल जाए ऑप्शन तो बढ़िया, लेकिन नहीं मिलता है, स्मॉल जी के टर्म्स में ज्यादा पूछते हैं। तो स्मॉल जी बना सकते हैं क्या? स्मॉल जी मतलब सरफेस पर, फॉर्मूला जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, तो नीचे तो आ रही है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से सुना, मैं फिर इसको रब करूंगा, है ना, इंटू आर ई अपॉन आर ई, जी एम ई आर ई स्क्वायर, ये तो क्या बन जाएगा? स्मॉल जी, बाकी क्या बच गया? एम आर ई माइनस एम जी आर ई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास
एट अर्थ सरफेस। क्लियर? इस फॉर्मूले, ये याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें दो बात याद रखने को मिलती है। पहली बात, सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। जीरो सिर्फ कहां होती? इनफाइनाइट, अंदर नहीं, इनफाइनाइट पे, सिर्फ इनफाइनाइट पे जीरो होती। ये ना बेटा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो सरफेस पे, सिर्फ जीरो कहां होती? इनफाइनाइट पे। क्लियर? और दूसरी बात, ये माइनस से माइनस को अगर कैंसिल करता हूं तो जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एम जी आर ई। ये मालूम होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी, नेक्स्ट देखो, थर्ड, वर्क डन टू टेक मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये अर्थ ले लेते हैं। अर्थ के सरफेस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पर इसमें गड़बड़ होती है, इसलिए ध्यान से सुनना। अर्थ के सरफेस पर एक मास रखा हुआ था। अर्थ के सरफेस पर एक मास रखा हुआ था। हम इसको h हाइट पे लेके गए, ऐसे लेके जा रहे इसको, h हाइट पे जाके इसको रख दिया। कितनी हाइट पे लगे? h हाइट पे इसको लेके, जैसे जैसे इसको उठाया सरफेस से, h हाइट पे रख दिया। जब इसको हमने h हाइट पे रखा तो हमने किसी के अगेंस्ट वर्क डन किया। किसके अगेंस्ट? तो वर्क डन बाय अस ऐसा पूछ लेता है कि हमने कितना वर्क डन किया, फाइंड करो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। आज इसकी यहां काइनेटिक, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल जीरो, फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, तो वर्क डन किस में जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो, अपनी ऐसा भी कह सकते हैं कि सर हम बार बार चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख के भी तो आंसर आ सकता है। तो ये अगर लिखेंगे ना तो सैटेलाइट के क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि सैटेलाइट में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता, वहां चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी से ही सॉल्व होता है। इसलिए इसको याद रखना जरूरी है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमेशा कहां जाता है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब जरूरत हो ना कि वो पोटेंशियल हो या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो कि नहीं हो, वो डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब फाइनल और इनिशियल की वैल्यू तुम लिखोगे इन फॉर्मूले से, बताएंगे आप। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला बोलो, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस, शाबाश, आर ई प्लस एच। यहां जो हम लिखेंगे डिस्टेंस वो कहां से होनी चाहिए? सेंटर से। हाइट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम माइनस, ये माइनस, इनिशियल मतलब क्या? सरफेस, और सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई। एम जी एच आंसर नहीं है, एम जी एच आंसर नहीं है। एमजीएच कोई और अलग चीज है, सॉल्व करने पर भी एमजीएच नहीं आएगा। ठीक है ना? एमजीएच जो हम याद करते हैं, जो हमने पढ़ा है, वो अलग चीज है। क्लियर? आगे बढ़ूं। देखो, इस पर मैं आपको बैक टू बैक बता रहा हूं। देखो, ये अर्थ सरफेस से अगर हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, एम मास को लेकर जा रहे हैं 3RE हाइट पे, यहां लेके चले गए, तो आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन बाय अस, फाइंड वर्क डन बाय अस टू टेक मास फ्रॉम सरफेस टू हाइट ऑफ 3RE। हाँ जी, बता सकते कैसे सॉल्व करेंगे? अब जैसे हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे ना, अब वो यहां लिख रहा हूं, W इज इक्वल टू क्या लिखूं? डायरेक्ट लिख दूं, डेल्टा P
फाइनल माइनस। इस क्वेश्चन को जब भी आएगा ना एग्जाम में, ये डायग्राम नहीं आएगा, डायग्राम नहीं आएगा। और जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत है कि पोटेंशियल एनर्जी में नीचे क्या लिखना होता है, वो डायग्राम जरूर बनाएंगे। और हमें मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी में जो स्मॉल आर होता है वो हमेशा डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। तो डायग्राम बना के सॉल्व करना, ठीक है। आ जाओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। यहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगा, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 3 RE 4 RE, माइनस साइन, ये वाला माइनस। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन RE, ये माइनस माइनस, तो जी एम ई स्मॉल एम बाई RE कॉमन ले लू, जी एम ई स्मॉल एम बाई RE। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, यहां तो 1 बच जाएगा, माइनस 1/4 कितना आया, 3/me स्मॉल एम बाई RE। ये वर्क डन। बहुत टफ है क्या? अच्छा, ये ऑप्शन में आए, वेल एंड गुड। नहीं आए तो स्मॉल जी के टर्म्स में पूछ लेगा। तो स्मॉल जी के टर्म्स में क्या काम करेंगे, मैंने यहां बताया था, किधर गया, हाँ ये इस जी एम ई स्मॉल एम बाई RE की जगह क्या लिख सकता हूं, तो कितना आ जाएगा, 3/4 mg/RE। नोट डाउन। कल सैटरडे को आपका अवकाश रहेगा, मंडे को आपकी एसटीएम रहेगी, टाइमिंग स्लॉट टेक्स्ट मैसेज से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आप करेंगे इस पर, यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अरे तुम लिखो ना इसको, मैं उसके लिए आराम से लिखो, कंप्लीट करने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। भाई कोई आंसर नहीं बताएगा, अपने पास रख लेना बस बेटा, ये बात थी क्या। हाँ मैंने सुना ही नहीं बेटा। मैंने सुना ही नहीं, मैं किसे सुना क्या, वो आंसर नहीं दे बेटा। बेटा मैडम मैं अभी पूरा बोर्ड भरूंगा दोबारा से, आप लिखते हो आराम से, टाइम लो। बेटा मैं ऐसे बैठा नहीं रह सकता, हैबिट नहीं है, मैं लिखता ही रहता हूँ।
हाँ जी, खड़े डिस्कस। हाँ जी, आ जाओ। वर्क डन पूछा है इसने। वर्क डन इसको फाइंड करना है इस एम मास को आर ई हाइट से 2 आर ई हाइट पे लेके जाने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, हाइट हमेशा कहां से मेजर करनी है? कहां से? सरफेस से। और आर हमेशा कहां से मेजर करना है? सेंटर से। स्मॉल आर सेंटर से और हाइट। तो ये जो मेरे डायग्राम बना बेटा, ये डायग्राम नहीं आएगा, लैंग्वेज आएगी। आर ई हाइट से 2 आर ई हाइट पे लेके जाना है। तो अगर हमने गलती से ऐसे समझ लिया कि ये आर ई हाइट है और यहां से 2 आर ई हाइट पे लेके जा रहे हैं, गलत आएगा आंसर। क्योंकि फिर अगर ये 2 आर ई हाइट है तो सेंटर से हाइट कितनी हो जाएगी? 4 आर ई। आंसर ये लगाएगा। हाइट हमेशा कहां से मेजर करना है? सरफेस से। ये याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये जो वर्क डन है समझ जाएगा। W इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ जी, फाइनल माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2 RE 3 RE इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन RE 2 RE। ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, सॉल्व करोगे 1/6 जी एम ई स्मॉल एम बाई RE। ये ऑप्शन मिला तो गुड, नहीं मिला तो चेंज करो। बोल क्या आएगा? MGRE/6। इसकी जगह क्या लिख देना? MGRE। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट समझ लेना। फोर्थ पॉइंट आपकी वर्क पर एनर्जी का है, जो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। फॉर स्मॉल हाइट, स्मॉल हाइट का जो यहाँ मीनिंग है ये मीटर्स में है। लेस देन इक्वल टू 320 किलोमीटर नहीं बोल रहा हूं, मीटर्स में बोल रहा हूं। तो ये कैसे पता चलेगा सर हमें? मैंने यहां साइड में लिख दिया है जी कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। तो ऐसे है ना, आप 50 किलोमीटर हाइट पे जाए तो ग्रेविटी चेंज होती है कि नहीं होती? जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। और वो कितनी चेंज होगी हम जानते हैं, जी एट हाइट इज इक्वल टू G1 - 2h/RE। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये कब करें? बहुत ज्यादा कम हाइट पे हम, मतलब मीटर्स में, लेस देन 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। जो हम बात करते थे वर्क पर एनर्जी में, वर्क पर एनर्जी में हमने किसी बॉल को ऊपर थ्रो किया ना, वो कभी किलोमीटर्स में गई भी नहीं है, मीटर्स में गए। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, यहीं तक फेंकते थे हम, ठीक है। तो ये जो मीटर्स में हाइट है उसके लिए है। और मीटर्स में हाइट में जब भी होगी ग्रेविटी को कैसे मान के चलेंगे? कांस्टेंट। जैसे अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से अगर हम 5th फ्लोर पे आ रहे हैं तो यहाँ ग्रेविटी चेंज जाएगी? ग्रेविटी सेम ही तो रहती है यहाँ पे। ग्रेविटी सेम रहने का मतलब क्या? ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। नियर अर्थ सरफेस ग्रेविटी कैसे मान के चलता है? कांस्टेंट। तो मीटर्स में जब भी हाइट होगी आप ग्रेविटी को क्या मान के चलेंगे? यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब हम हाइट ज्यादा नहीं लेके चल रहे, अर्थ सरफेस पे हम, अर्थ का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो हमें स्फेरिकल नजर नहीं आता। कब? जब हम अर्थ सरफेस के आसपास हो। लेकिन अगर हम अर्थ से 6400 किलोमीटर हाइट पे हैं तो आपको अर्थ कैसी नजर आएगी? स्फेरिकल, ठीक है। और अर्थ सरफेस पे हो तो आपको कंप्लीट स्फेयर नहीं दिखेगी, कंप्लीट अर्थ नहीं नजर आएगा, छोटा सा पार्ट नजर आएगा जो कैसा नजर आएगा? फ्लैट। तो जब ये अर्थ का डायग्राम बनाया जाता है ग्राउंड का, तो इसका मतलब है हाइट ज्यादा नहीं है और हमें अर्थ कैसी नजर आएगी? फ्लैट। और जब हम काफी हाइट पे जाएं तो आपको अर्थ कैसे नजर आएगी? स्फेरिकल। दोनों डायग्राम का डिफरेंस सबको समझ आ चुका है। इधर हाइट क्या होगी? बहुत कम, मीटर्स में। यहाँ हाइट क्या होगी? मेजरेबल होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल होगी। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, अब अगर मैं एच की बात कर रहा हूं, ये एच बहुत कम है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने में वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन किस में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। और तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वहां क्या आएगी? mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है कब? जब हाइट मीटर्स में हो। उस केस में जी कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म कांस्टेंट 9.8। क्लियर? अब ये तो मैंने आपको समझा दिया है,
ठीक है, ये कब फॉर्मूला यूज करना है। अब इस पर जो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है वो देखो, जैसे मान लो इन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया जाए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दो पॉइंट पे क्या होगा, mgh, डेल्टा यू mgh ही होगा। हाँ, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि डेल्टा यू मान लो यहाँ 10 जूल है, कितना है 10 जूल, और आपसे इनिशियल और फाइनल में से किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं और दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूं। जैसे मैंने कहा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर ली, जीरो एज्यूम किया है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है, इनफाइनाइट पे, पर हमारी हाइट यहां पे कितनी है, मीटर्स में। अगर मीटर्स में हाइट है यहाँ पे, तो हम इनफाइनाइट पे जाने के भी सोच पाएंगे क्या, तो हम इनफाइनाइट पे जीरो एज्यूम नहीं करते कि इनफाइनाइट पे जीरो होगी तो होगी, पर हम तो स्मॉल हाइट पे चेक करें ना, तो हम तो क्या मतलब किसी को भी रेफरेंस लेवल लेके सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी को भी जीरो मानी जा सकती है, आंसर में चेंजेस नहीं आते हैं क्योंकि डेल्टा यू चेंज होता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो किसको मान ली, ये रेफरेंस पॉइंट इसको मान लिया, ग्राउंड को जीरो मान के चल रहा हूं। तो पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर डेल्टा यू 10 जूल है, +10 की -10, +10 या -10 या दोनों हो सकते हैं, +10, -10 नहीं हो सकता क्योंकि -10 और जीरो का डिफरेंस 10 नहीं आएगा। हाँ, अब हाँ ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 10 जूल, प्लस का 10, माइनस का 10 क्यों नहीं आता है ये समझाता हूं। रेफरेंस लेवल के वो एक याद करने की टेक्निक है बेटा, वो आप ऐसे कह सकते हो कि साइन कन्वेंशन, पर पोटेंशियल एनर्जी की कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। रीजन समझाता हूं, सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अब जीरो से ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, 10 ही आएगा, ठीक है। हाँ जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो मान ली, तो बताइए यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -10 जूल, क्लियर। अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 12 जूल होगी, प्लस कर देना, क्लियर है। डेल्टा यू कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड है mgh। आप किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को जो भी एज्यूम करोगे, दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, क्लियर। 5th पॉइंट, इसका आंसर हमें मालूम रहता है ना। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अवॉइड करना, जैसे मैं मान लो यहां पर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये ग्राउंड है, सरफेस, सरफेस से ग्राउंड से h हाइट पर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए, तो जो ग्राउंड से कोलाइड करता है, हिट करता है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, √2gh। इसमें g क्या होता है, कांस्टेंट, मीटर्स में, तो जब मीटर्स में हाइट होती तो g क्या होता है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म होता है, वेरिएबल नहीं होता है। तो √2g फॉर्मूला कब आएगा, क्लियर। √mgh फॉर्मूला कब आएगा, क्लियर। अदरवाइज डेल्टा यू फाइंड करने का टेक्निक ये रही, P फाइनल माइनस P इनिशियल माइनस G m1m2/r, क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि h हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया और ये अर्थ सरफेस से कोलाइड करेगा, तो इसकी स्पीड बताना, तो इसकी स्पीड √2gh नहीं होगी क्योंकि यहां g यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वेरिएबल है, चेंज होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा अभी, पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला कंडीशन बेस है। अगर कंडीशन चेंज हुई और आपने फॉर्मूला लगाया, गलत आंसर आएगा। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप करूंगा, इसको यहां ड्रॉप करूंगा, अच्छा एक बात है ना, जो √2gh वेलोसिटी आती है, √2gh वेलोसिटी को फाइंड करने के दो टेक्निक है, एक काइनेमेटिक्स, एक वर्क पावर एनर्जी। काइनेमेटिक्स में क्या कंसेप्ट लगता था, इक्वेशन, कौन सी, थर्ड इक्वेशन, v² = u² + 2as, उससे आता था। और वर्क पावर एनर्जी में क्या काम करते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते थे कि यहां की पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो यही काम हम यहां भी कर लेते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान से सुनना और आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। हाँ जी, इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ये नीचे आ रहा है ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर mgh,
पोटेंशियल एनर्जी यहां 0, तो बोल क्या आएगा, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच, एम जी एच नहीं आएगा, क्लियर, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे 0, 0 नहीं, क्या आएगा, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, भी निकाल लेना, याद भी हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, सिंपल है, अंडर रूट 2GH, ये तो याद है, डिवाइड बाय 1 प्लस H अपॉन, ये फॉर्मूला है। अच्छा ये G कौन सा, H हाइट का या सरफेस का, G ऑलवेज सरफेस का होता है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है वो सुन लो, इसमें दो टर्म होंगे, एक इनिशियल होगा और एक फाइनल होगा, ये तो क्लियर है, एक इनिशियल होगा और एक, इन दोनों में से, इनिशियल और फाइनल में से कोई एक सरफेस होना चाहिए और कोई दूसरा वेलोसिटी वहां पर क्या होनी चाहिए, 0। रिपीट कर रहा हूं, ये कंडीशन v इक्वल टू अंडर 2GH अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब इनिशियल और फाइनल में से कोई एक क्या हो, सरफेस, और कोई दूसरे पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। जब मैंने इसको ड्रॉप किया h हाइट से, इनिशियल वेलोसिटी कहां जाके कोलाइड किया, तो यहां स्पीड का फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्या। क्वेश्चन सुनना, हमने किसी बॉल को सरफेस से v स्पीड से थ्रो किया है, किसी बॉल को सरफेस से v स्पीड से थ्रो किया है, और उसने मैक्सिमम हाइट गेन की 2 आ रही, मैक्सिमम हाइट गेन करने का मतलब वेलोसिटी 0, तो मैं यहां की वेलोसिटी का फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, क्यों, सरफेस है और फाइनल 0 है। रिपीट, अगर मैं 2RE हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करूं, कितने हाइट से, यहां वेलोसिटी, और जैसे ये R ही हाइट पर पहुंचे, यहां वेलोसिटी पूछ ली है, अप्लाई कर सकता हूं क्या, ये अप्लाई नहीं कर सकता, सरफेस पे नहीं है, तो यहां वेलोसिटी निकालने का तरीका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर है। बट ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना, ये पूरा नहीं आया ना, हाँ जी, सॉल्व कर लेंगे ये वाला। बिगिनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 1, बिगिनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज